नमस्कार। आज हम हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम हिंदी राष्ट्रभाषा या फिर हिंदी भाषा इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले भी हम भाषा के बारे में जानकारी लें। आमतौर पर भाषा किसे कहते हैं? हम लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं भाषा के द्वारा ही होती है। भाषा की अपनी एक परिभाषा भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी के महान भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने भाषा की एक बहुत सुंदर परिभाषा की। वे कहते हैं भाषा उन यादृच्छिक ध्वनि चिन्हों का समूह है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, भाषा उन यादृच्छिक ध्वनि चिन्हों का समूह है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस भाषा का एक्सप्लेनेशन या फिर स्पष्टीकरण। भाषा उन यादृच्छिक ध्वनि चिन्ह, यादृच्छिक का मतलब है कि ऐसे ध्वनि जो दिखाई देते हैं। यूँ तो ध्वनि दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन ऐसे ध्वनि जो पशु पक्षियों के मुख से आते हैं। भाषा उन यादृच्छिक ध्वनि चिन्ह। अभी भाषा का निर्माण कब हुआ है? बहुत प्राचीन काल से। आप ऐसे कालखंड में जाइए जहाँ पर मनुष्य ने किसी प्रकार की तरक्की नहीं की थी, प्रगति नहीं की थी। आदिकाल में, प्राचीन काल में, जिस समय भाषा का भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय भी मनुष्य एक दूसरे के साथ वार्तांकन किया करता था, सूचनाएं दिया करता, लेकिन वो सारी सूचनाएं बिल्कुल एक अलग ध्वनियों द्वारा होती थी। बहुत सारे उस समय में जो पशु पक्षी थे उनके मुख से भी कई सारी ध्वनियाँ निकलती थी। धीरे धीरे मनुष्य ने उन सारे ध्वनियों का अध्ययन किया और फिर भाषा का निर्माण हुआ। हम कह सकते हैं कि उन सारे ध्वनियों का अध्ययन कर कर लिपि का निर्माण हुआ, वर्ण का निर्माण हुआ। वर्ण से शब्द बने, शब्दों का उचित वाक्यों में प्रयोग होने के बाद वह पद बन गए, और वही पद जब वाक्य में प्रयुक्त होने लगे तो वह वाक्य का अविभाज्य घटक बने और उससे वाक्य बने। यानी कि पदों का उचित अर्थपूर्ण प्रयोग, उपयोग ही वाक्य है। और ऐसे कई सारे वाक्यों का जब मेल होता है, ऐसे कई सारे वाक्य जब बोले जाते हैं तो वह उससे बोली बनती है, और बोली का ही विकसित रूप भाषा होता है। तो यहाँ पर भोलानाथ तिवारी जी क्या कह रहे हैं? भाषा उन यादृच्छिक ध्वनि चिन्हों का समूह है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम क्या करते हैं? भाषा द्वारा एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। यहाँ पर हमने भाषा के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। छात्रों, दुनिया में कई सारी भाषाएं हैं और यह सारी भाषाओं का विभाजन हुआ है, यानी कि उनके अपने गुट तैयार हुए। गुटों को ही कुल भी कहा जाता है। तो लगभग संसार की सारी भाषाएं
12 कुलों में विभाजित है। कितने कुलों में विभाजित है? 12 कुल। पहला कुल है भारत यूरोपीय कुल, जिसे भारोपीय कुल भी कहते हैं। दूसरा कुल है सेमेटिक कुल। तीसरा कुल है हेमेटिक कुल। अब मैं सारे कुल दोहराता हूँ। तिब्बती चीनी कुल, यूरल अल्टाई कुल, द्रविड़ कुल, मैले पालिनेशियन कुल, बंटू कुल, मध्य अफ्रीका कुल, अमेरिका की भाषाओं का कुल, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर की भाषाओं का कुल तथा शेष भाषाएं। ऐसे लगभग 12 कुल है। और हमारी जो हिंदी भाषा है वह भारत यूरोपीय कुल से जुड़ी हुई है और इसे भारोपीय कुल भी कहा जाता है। अब ये भारोपीय कुल क्या है, इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। भारोपीय कुल किसे कहा जाता है? तो जो कुल यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान और उत्तर भारत में जो सारी भाषाएं फैली है, वहाँ पर जिन भाषाओं का प्रयोग होता है वह सारी भाषाएं भारोपीय कुल से जुड़ी है। आगे चलकर हम हिंदी, अपनी जो हिंदी राष्ट्रभाषा है उसके उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें। कैसे हुई हिंदी की उत्पत्ति, या फिर किस भाषा से हिंदी का मार्गक्रमण हुआ है, ये हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति प्राचीन शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश नामक एक भाषा थी जिसका एक विकसित रूप हिंदी है। अभी इसके मुख्यतः हमें 2 रूप दिखाई देते हैं। इस हिंदी के 2 मुख्य रूप दिखाई देते हैं। पहला जो रूप है वह पश्चिमी हिंदी। कौन सा रूप है? पश्चिमी हिंदी। अभी पश्चिमी हिंदी इसे ही हम खड़ी बोली भी कहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर मराठी का आपको देना चाहता हूँ। अभी मराठी में भी ऐसी उसके 2 रूप होते हैं, और उसका जो रूप है मराठी का जो विकसित भाषा है जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, उसे हम खड़ी बोली कहते हैं। अभी देखो, हिंदी का पहला रूप पश्चिमी हिंदी है और उसे ही खड़ी बोली कहा जाता है। यानी कि उसे ही हम परिदृढ़ भाषा कहते हैं, उसे ही हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करो तो आपको खड़ी बोली हिंदी यानी आमतौर पर कार्यालयीन कामकाज के लिए कह सकते हैं, या फिर पत्र पत्रिकाओं के लिए, किताबें लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है, समाचार पत्र के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। और पश्चिमी हिंदी हिंदी की खड़ी बोली भाषा है जो मेरठ और बिजनौर के आसपास बोली जाती है। उसी प्रकार मराठी भी जो हिंदी की खड़ी बोली है, मराठी जो भाषा है उसकी खड़ी बोली जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, ऐसा सवाल पूछा जाए तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि पुणे के आसपास जो मराठी बोली जाती है उसे खड़ी बोली मराठी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने पश्चिमी हिंदी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पश्चिमी हिंदी की अपनी कई सारी उपबोलियाँ है, जिसे उपभाषाएं भी कह सकते हैं हम, जिसमें ब्रज जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। ब्रज यानी कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मथुरा और वृंदावन के आसपास जो भाषा बोली जाती है ब्रज। उसी प्रकार बंगरू, कनौजी, बुंदेली, ये जो सारी भाषा है वह पश्चिमी हिंदी से जुड़ी है, उसकी उपबोलियाँ है।
ब्रज, बंगरू, कनौजी और बुंदेली। और हिंदी का ही दूसरा रूप है पूर्वी हिंदी। और इसके भी 3 उपबोलियाँ हैं, या फिर उन्हें उपभाषाएं भी कह सकते हैं। जहाँ पर अवधी, अवधी यानी भगवान राम से जुड़ी अवध प्रांत, अयोध्या के आसपास का महाप्रदेश। उसके बाद बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऐसी लगभग कई सारी उसकी उपबोलियाँ हिंदी में प्रचलित है। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी की जो उपबोली ब्रज है वह भगवान कृष्ण से जुड़ी है। तो पूर्व हिंदी की जो उपबोली है अवधी, वह भगवान राम से जुड़ी हुई है। और हमारा बहुत सारा साहित्य अवधी और ब्रज भाषा में हिंदी का प्राचीनतम साहित्य, जो हिंदी के महान 2 साहित्यिकों का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो सूरदास, जिन्होंने सूरसागर नामक ग्रंथ लिखा जो भगवान कृष्ण के ऊपर आधारित है, और तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा जो भगवान राम के जीवन के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर हमने हिंदी का विकास या फिर हिंदी का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद हम हिंदी इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप सबको मालूम है कि ये जो हमारी भारत भूमि है, यह पहले यहाँ पर जो, यानी कि कई बार आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारे देश के ऊपर कई सारे लोगों ने क्या कहते हैं उसे आक्रमण किए, और वह लगभग सारे आक्रमण खैबर खींड के माध्यम से है। आग्नेय जो प्रदेश है और जिसे खैबर खींड कहते हैं, तो इस खैबर के माध्यम से यानी कि अफगानिस्तान के आसपास का यह प्रदेश है। और उसके बाद जो ईरान, इराक और उसके बाद जो यूरोप खंड है और उसका जिक्र यहाँ पर होता है। लेकिन खैबर खींड की ओर से जो लोग भारत में हैं वो सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर विराजमान हुए, बैठे, उन्होंने वहाँ पर निवास किया। तो भारत को दुनिया वाले उस समय सिंधु नदी के नाम से जानते थे, या फिर यहाँ पर क्या की जो मुख्य नदी थी वह सिंधु मानी जाती थी। और सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे वह भी सिंधुक के नाम से जाने जाते थे। या फिर ये जो संस्कृति हमारे यहाँ पर एक प्राचीन संस्कृति थी जिसे सिंधु संस्कृति भी कहते थे। तो क्या हुआ है, देखो, ये जो सिंधु शब्द है इसका अपभ्रंश हुआ, या फिर उस समय ईरान से जो हमारे यहाँ पर लोग आए थे उन्होंने इस सिंधु का हिंदू कर दिया। शायद उनको वह शब्द कहने में दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने सिंधु का हिंदू कर दिया और फिर हिंदू का हो गया हिंद। और क्या हुआ, धीरे धीरे आगे चलकर वही शब्द पूरे प्रदेश के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए पर्याय हो गया। अभी यही शब्द जब उसमें उसका अपभ्रंश हुआ या फिर उसमें कुछ प्रत्यय लगा, कौन सा प्रत्यय लगा उसमें, तो हमारी किताब में दिया गया है ईक प्रत्यय लगा। तो यह हिंद का ईक प्रत्यय लगने से हिंदिक हो गया, और जिसका अर्थ हिंद होता है, और जिसका अभी आधुनिक कालखंड में अंग्रेजी शब्द, उसका जो मीनिंग है हमें मालूम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी दी गई है आपके लिए कि इसी हिंदी का अंग्रेजी जो पर्यायी शब्द है, अर्थ के तौर पर जो शब्द काम करता है वो इंडिया है, और इसी से हिंदी शब्द बना है। और इसी से इस हिंद प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनकी जो भाषा है वो हिंदी ऐसी मान्यता हो गई।
और फिर हिंदी भाषा का जन्म हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हिंदी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, हिंद शब्द का कैसे निर्माण हुआ, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अभी हम क्या करेंगे कि जो अपनी हिंदी भाषा है उसका खासकर जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हम सोच सकते हैं कि भाई हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हिंदी के ऊपर लिखना कैसे शुरू हुआ, पहला कवि कौन सा होगा। तो उसके ऊपर एक महान भाषा वैज्ञानिक जिन्होंने लिखा है कि कैसा हो सकता है, कौन हो सकता है, कवि कैसे निर्माण हुआ होगा हिंदी के लिए या फिर कहीं पर भी, किसी भी भाषा के लिए कवि की उत्पत्ति कैसे हुई हो। तो कवि के लिए कौन सा गुण आवश्यक, कवि बनने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। तो शायद आप लोगों ने वो रामायण में घटित घटना आपको मालूम होगी कि वहाँ पर एक ऐसा प्रसंग है जहाँ पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के आसपास या फिर उस कालखंड में घटित घटना है कह सकते हम। एक वहाँ पर वाल्मीकि ऋषि स्नान संध्या कर रहे थे और उसी समय कोई शिकारी शिकार करने के लिए आता है और एक जो पंछी अपने दूसरे पंछियों के साथ प्रेम में रममाण थे, ऐसी अवस्था में वह जो शिकारी है वह तीर चलाता है और उस पंछी को लग जाता है, जिससे वो जो पंछी है वो तड़प तड़प कर मर जाता है। तो उसके प्रति भावना व्यक्त करने के लिए वाल्मीकि जी के मुख से जो शब्द बाहर निकले, तो वहाँ से काव्य का निर्माण हुआ हम कह सकते हैं। या फिर और कई सारी ऐसी कथाएं उसके संदर्भ में कही जाती है। उसमें ऐसा एक आधुनिक भारतीय भाषा वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि। क्या कहा है? वियोगी होगा पहला कवि, हा से उपजा होगा गान। नहीं, कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंची है और उसके अणु अंदर से यह काव्य का निर्माण होता है और वही होगी कविता अनजान। यानी कि पता नहीं वह कवि कौन सा है, लेकिन वह कवि कहाँ से अपने अंदर की बात से, उसके मन से, उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, उसका दुख व्यक्त करने के लिए या फिर उसकी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उसने काव्य का आधार लिया और कविता का निर्माण किया, ऐसा हम कह सकते हैं। खासकर हिंदी साहित्य के विकास के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ इसके ऊपर चर्चा करते समय हम उसके 3 मुख्यतः विभाग करेंगे। एक आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो छात्रों में यहाँ पर आदिकाल का जो अपने किताब में कुछ वर्ष दिए गए, जिसमें ईस्वी सन 1000 से लेकर ईस्वी सन 1500 तक का जो कालखंड है वो आदिकाल का है। उसके बाद हम मध्यकाल की ओर आएंगे, जिसे भक्ति युग भी कहा जाता है, जिसे हम कहेंगे ईस्वी सन 1500 से लेकर ईस्वी सन 1800 तक का है। और उसके बाद का जो कालखंड है वो आधुनिक काल है। 1800 से अब तक का ये जो कालखंड है वो आधुनिक कालखंड है। कुल मिला के हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो छात्रों में आपको बताना चाहता हूँ, उपभाषाएं और बोलियां इनमें अंतर बताया गया है। और 5 उपभाषाएं हिंदी की है और 17 बोलियां हिंदी भाषा में है। और ये जो कुल मिला के 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां
बोली जाने वाला या फिर बोला जाने वाला प्रदेश कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ हिस्सा, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर मुख्यतया हिंदी बोली जाती है। और फिर बाकी सारे प्रांतों में जैसे कि हम महाराष्ट्र में भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्रियन हिंदी होती है, उसमें कुछ अंतर होता है। लेकिन कुल मिलाकर 7 ऐसे प्रांत यहाँ पर दिए गए जिनमें हिंदी मुख्य भाषा के तौर पर काम करती है। बाकी भारत के हर एक राज्य में अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। जैसे महाराष्ट्र की अपनी भाषा मातृभाषा मराठी है। यहाँ पर हमने क्या देखा है, तो भाषा की परिभाषा, उसके बाद दुनिया की सारी भाषाओं में कितने सारे कुलों में विभाजित है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और आज तक का जो पूरा ब्यौरा यहाँ पर हमने लिया है। यहाँ पर हम रुकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हमने इस प्रकार में सीखनी है, जिसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, जिसे हम अगली दासिका में लेंगे। आप सब लोगों ने यह वीडियो शांति से सुना, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।